हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय सिंह सामोता एक बार फिर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो या दोबारा हो पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का राजनीतिक और आर्थिक भाग, और हम थर्ड चैप्टर में पढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का सामाजिक पोर्शन कि क्या सामाजिक चेंजेस आए, सामाजिक स्थिति कैसी थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि महाभारत को बेस बनाया गया है, जो हमने कल चर्चा की थी। 18 पर्व हैं, छठा पर्व भीष्म पर्व है जिसमें भागवत गीता है। जब मूल महाभारत को जय संहिता कहा जाता था उसमें कितने श्लोक थे? 8800। अब वर्तमान में कितने हो गए? 1 लाख से अधिक। तो हमने इसकी चर्चा की थी। अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हाँ, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर कोई समझ में नहीं आए या फिर रिपीट करना हो तो लेट्स गो, बोर्ड पे चलते हैं। आओ। तो कल हमने पढ़ा था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वीएस सुदांकर के नेतृत्व में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है बंधुता एवं विवाह। क्यों? क्योंकि सामाजिक स्थिति में विवाह भी आएगा, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब है बंधुता एवं विवाह। तो इसमें क्या दे रखा है? अनेक नियमों और व्यवहारों की भिन्नता, यानी कि बंधुता और विवाह में अनेक नियम और व्यवहार में भिन्न भिन्न थे। जैसे परिवारों की जानकारी, यानी कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब सभी परिवार, वैसे भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि सभी लोग पारिवारिक जीवन को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? परिजनों की गिनती, यानी कि काउंट ऑफ मेंबर, यानी कि परिजनों की संख्या, किसी परिवार में 5 है तो किसी में 10 है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसके लिए सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, तो संख्या के आधार पर हो गया। दूसरा, एक दूसरे से उनका रिश्ता, कि वो किस रिलेशन में है परिवार में। रिलेशन किस, मतलब क्या रिलेशन है एक दूसरे से, वो भी मैटर करता है परिवार के लिए। और उनके क्रियाकलापों में भिन्नता, यानी कि जो वो कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, महिलाएं घरेलू काम करती हैं या फिर महिलाएं नौकरी करती हैं, तो उनके क्रियाकलापों से भी भिन्नता होती है। तो कहने का मतलब एक परिवार, सभी परिवार मतलब एक जैसे नहीं होते। उनमें 3 है, काउंटिंग के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से और कार्य के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं संख्या, रिश्ता, और कार्य, यानी कि संख्या, रिश्ता और कार्य छोट हो गए तो ये परिवार में डिफरेंस होता है कि अलग अलग परिवार इसलिए एक जैसे नहीं होते। फिर है संबंधी। अपन संबंधी किसको बोलते हैं? सगाई वगैरह करने के बाद में वो संबंधी। तो यहाँ क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिलकर इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन
का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ही परिवार में लोग रहते हैं, भोजन करते हैं, और जो संसाधन है या जो सुविधाएं हैं उन सब का उपयोग मिल बांट कर करते हैं। समझ में आया? यानी कि एक जगह रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, वहां सम्मिलित रूप से उसी घर में भोजन करते हैं, और जो संसाधन या जो सुविधाएं हैं उनको मिल बांट कर आपस में इस्तेमाल करते हैं। एक साथ काम और अनुष्ठानों को एक साथ संपादित करते हैं। यानी कि एक साथ काम और अनुष्ठान, जो भी आयोजन या धार्मिक आयोजन होते हैं, जिन अनुष्ठान को एक साथ संपादित करते हैं। तो ये इसकी संबंधी की डेफिनेशन भी कह सकते हैं या संबंधी की विशेषता भी कह सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये है महत्वपूर्ण, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को ही जाति समूह कहते हैं, जाति समूह कहते हैं। यानी कि तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो संबंधियों को ही जाति कहते हैं। जैसे एक परिवार का जितने भी रिलेटिव हैं, रिलेशन हैं, वो एक ही कास्ट के होंगे, तो उस संबंधियों को उस समय जाति समूह कहा जाता है, क्योंकि एक ही कास्ट के होने की वजह से वो सब एक ही जाति के हैं, तो उन्हें एक जाति समूह कहा जाता है। अब यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि अब यहां पर ये ध्यान रखना, संबंधियों को ये डेफिनेशन, लेकिन इसको ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को क्या कहते हैं या क्या कह सकते हैं? तो जाति समूह। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और वन लाइनर भी आ सकता है, और उसमें रिक्त स्थान पूर्ति में भी ले सकता है। अब है पारिवारिक रिश्ते। यानी कि पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं वो देखते हैं। एक तो नैसर्गिक, यानी कि जो स्वाभाविक है, जैसे मतलब जो भी परिवार में रिश्ता है, माँ बाप का बेटे से है, वो एक नैसर्गिक स्वाभाविक है। उसके अलावा रक्त संबंधों के आधार पे भी, रक्त समूह के आधार पे भी रिश्ते, परिवार के रिश्ते डिसाइड होते हैं। तो दो तरह से हो गए परिवार के रिश्ते, नैसर्गिक और रक्त संबंधों के आधार पर। अब देखो, किंतु इन संबंधों को परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है। यानी कि जो ये रिश्ते हैं इनकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है हर जगह इनका। अब उदाहरण देखते हैं। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाजों में नहीं। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि भाई बहन का तो खून का रिश्ता हो गया, भाई भाई और बहन है तो उनका तो खून का रिश्ता हो गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दे तो देखना, इस वर्ड को देखना, ये चचेरे और मौसेरे। समझ में आया? यानी कि कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है। यानी कि कुछ समाज हैं, जैसे इधर मतलब जो आदिवासी समाज है, मतलब आदिवासी कास्ट है, या फिर वो जो उधर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनमें लगभग भाई बहन जो मतलब चचेरे और मौसेरे, खुद का भाई नहीं, चचेरे और मौसेरे भाइयों का रिश्ता भी खून का रिश्ता माना जाता है कुछ समाजों में, किंतु अन्य में नहीं, जैसे अपने समाज में नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये लाइन दे दी तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसने चचेरे और मौसेरे का जिक्र किया है। आया समझ में? फिर है आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। यानी कि आरंभिक समाजों में संदर्भ में, यानी कि पहले बात कब की कर रहा है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतिहासकारों को जो विशिष्ट व्यक्ति थे या विशिष्ट परिवार थे उनके बारे में तो आसानी से जानकारी मिल जाती है। अब जैसे मान लो अशोक है, अशोक के बारे में तो जानकारी मिली जाएगी, लेकिन उसके पर्जा में किसी परिवार की जानकारी मिलती है नहीं। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है विशिष्ट परिवार। ये ध्यान रखना, विशिष्ट परिवारों की, तो उनकी जानकारी किससे, अभिलेखों
साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ। तो प्रारंभिक विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। क्या स्रोत हैं? अभिलेख हैं, साहित्यिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। तो अब यह है कि लेकिन सामान्य परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, ये देख लो। किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। वही बात है कि इससे जस्ट उल्टा हो गया। मैंने बता दिया ना पहले कि विशिष्ट लोगों के बारे में तो हमें जानकारी, विशिष्ट परिवारों के बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन सामान्य उस टाइम के, जैसे अभी उदाहरण के लिए देखें अशोक, तो अशोक के बारे में तो हमें बहुत कुछ जानकारी अभिलेखों से बहुत कुछ प्राप्त हो जाती है, लेकिन क्या अशोक के कार्यकाल में जन सामान्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है या परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है? नहीं। तो मतलब फिर उनको पुनर्निर्मित करना यानी कि उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इतिहासकारों ने परिवार और बंधुता, यानी कि ये परिवार है और ये बंधुता है, का विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इतिहासकारों के लिए कहने का मतलब क्या है? परिवार और बंधुता का विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे उनकी सोच का पता चलता है। यानी कि इतिहासकार क्यों उनका अध्ययन करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी सामाजिक और यानी सोशल लाइफ और उनकी सोच के बारे में पता चलता है। तो ये हो गया सामान्य के, और ये हो गया विशिष्ट। आया समझ में? तो इतिहासकार सामान्य परिवारों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनका विश्लेषण करना चाहते हैं कि उन सामान्य परिवारों की क्या सोच है, या उनकी सोच का पता लगाने के लिए इतिहासकार अध्ययन करते हैं। अब है जैसे हमने पढ़ा अनेक नियम और व्यवहारों में विभिन्नता, तो ये संबंध परिवार के संबंधी, परिवार से संबंधित हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कंफ्यूज भी कर सकता है आपको कि जो चचेरे भाई बहन है वो वाला वो पोर्शन, और दूसरा ये कि तकनीकी भाषा के रूप में है। और एक चीज और है कि एक वर्ड आता है कुल, तो इसमें कुल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परिवार के लिए। वो बाद में, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, वो बाद में समझा। तो अब है पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श, यानी कि पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है? पहले तो ये समझो, पितृवंशीय यानी कि जो सामान्य हो या फिर विशिष्ट वर्ग हो या फिर राजा महाराजा हो, यानी कि जहां पर पुरुष का शासन, या ये समझ लो कि शासन व्यवस्था पुरुष के हाथ में होती है, वो पितृवंशी व्यवस्था होती है। यानी कि पुरुष के हाथ में भागडोर हो उसकी। साधारण भाषा में कहते हैं, अपने ही घर में देख लो, जैसे अपने पापा जी हैं, उनकी चलती है, यानी कि वो ही सब कुछ करते हैं, उनकी चलती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या कहेंगे? पितृसत्तात्मक। और अगर हमारी माता जी की चलती है या फिर वो ही सब कुछ मैनेज करती है, तो वो मातृसत्तात्मक होता है। लेकिन ये व्यवस्था मातृसत्तात्मक की या फिर महिला की जो मतलब है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। एक जगह मिली है, उदाहरण से वो समझेंगे। हम उन बिंदुओं को निर्देशित कर सकते हैं जब बंधुओं के रिश्तों में परिवर्तन आया, यानी कि हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट यानी छांट सकते हैं, कर सकते हैं जो बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। महाभारत इसी की कहानी है। महाभारत क्या? इसी की कहानी है कि रिश्तों में, बंधु के रिश्तों में परिवर्तन आया। अब महाभारत की कहानी सबको पता है कि दो दल होते हैं, कौरव और पांडव हैं, एक ही कुल के, एक ही वंश के, फिर भी सत्ता के लिए उनमें संघर्ष होता है। तो देखते हैं यहाँ बंधुओं के दो दल कौरव पांडव के बीच भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष होता है। यानी कि एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार के हैं, लेकिन भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष होता है।
दोनों एक ही दल कुरु से संबंधित है। कुरु मतलब जनपद था, यानी कि ये कुरु था वो जनपद था, तो दोनों ही दल कुरु से संबंधित थे। कुरु यानी कुरु जनपद, ध्यान रखना, कुरु जनपद, एक ही जनपद पर शासन था, कुरु जनपद पर। यह संघर्ष में परिणित हुआ, यानी कि एक ही वंश के कुरुक्षेत्र में से संबंधित थे, कुरु जनपद से संबंधित थे, और उनमें आपस में इसके लिए भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और पांडव विजय हुआ, यानी कि पांडव उसमें विजय हुए। इसके उपरांत पितृवंशीय उत्तराधिकारियों को घोषित किया गया, यानी कि पितृवंशी, यहाँ पितृवंशी से मतलब है युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये हमें पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में बताता है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, पितृवंशीय व्यवस्था यानी कि जहाँ पर अगर हम राजा से संबंधित बात करें तो वहाँ पर राजा होता है, या फिर शासक, जो शासन की भागडोर होती है वो किसी पुरुष के हाथ में होती है, राइट। तो अब देखते हैं, हालांकि पितृवंशीय व्यवस्था महाकाव्य की रचना से पहले मौजूद थी। ये देखो, इसका कहने का मतलब है कि जो पितृवंशीय व्यवस्था थी, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से, यानी कि महाभारत काल से। लेकिन महाकाव्य की रचना से पहले, यानी कि जब महाभारत की रचना हुई थी उस समय से पहले भी पितृवंशीय होने के सबूत मिलते हैं, या पितृवंशीय महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थे, यानी कि महाभारत से पहले भी। महाभारत की कथा वस्तु ने इसको और सुदृढ़ कर दिया, यानी कि महाभारत में जैसे ही पितृवंशीय हुआ तो इसको मतलब इस पितृवंशीय को और भी सुदृढ़ कर दिया। तो महाभारत से पहले भी पितृवंशीय होने के मतलब सबूत मिले हैं, या फिर महाकाव्य जो रचना की गई थी उससे पहले भी पितृवंशीय थे। महाभारत में तो इस जो पितृवंशीय, ये पितृवंशीय शब्द है, ये समझो, ये इसको मजबूत किया है महाभारत ने, महाभारत में और मजबूत कर दिया। यानी कि महाभारत ने इसको और भी सुदृढ़ कर दिया। पितृवंशीय, अब ये देखो यहाँ पर है पितृवंशीयता, पिता की मृत्यु के बाद उसका उनके संसाधनों पर उनके पुत्र का अधिकार, यही पितृवंशीयता है। यानी कि जैसे राजा है, इसके बाद में, या फिर जन सामान्य, मान लो हमारे परिवारों की उदाहरण के लिए देख लो, जो परिवार में हमारे होते हैं ना, जब बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है तो पगड़ी की रस्म, यानी कि पगड़ी बांधी जाती है, हुआ ना, उससे मिलता जुलता ही है ये। यानी कि जब पिता की मृत्यु होती है तो पुत्र, यानी कि पुत्र का अधिकार हो जाता है। लेकिन अधिकतर राजवंशों में, यानी कि जो राजवंश है, कौन सी ईस्वी के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, पितृवंशीय प्रणाली का अनुसरण इस प्रथा में विभिन्नता थी, यानी कि कुछ चेंज हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व में कुछ चेंज हुआ, इसमें जो पितृवंशिका थी या पितृसत्तात्मक मान सकते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ या भिन्नता कैसे आई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि कभी यानी कि एक तो जैसे अब मान लो कि बेटा है, मतलब पिताजी हैं जो शासक, फिर उसका बेटा शासन करेगा ये। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं देखा गया, यानी कि कभी पुत्र के होने पर एक भाई दूसरे भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहने का मतलब, मान लो कोई शासक है, इसने अपने पुत्र को राजा घोषित नहीं करके इसको करके अपने भाई को राजा घोषित कर दिया। समझ में आया कि पिता ने पुत्र को राजा घोषित नहीं किया बल्कि भाई को राजा बना दिया।
तो ऐसे उदाहरण खूब है। कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपने अधिकार जमाते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी, यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी। अब ये समझो, पितृवंशिकता के बारे में ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है, क्योंकि अपने किताब में दे रखा है एक इंडेक्स में, जो इंद्र की स्तुति करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये देखो कि अपने ऋग्वेद, वैदिक काल में जो ऋग्वेद है सबसे पहला वेद है, उसमें भी इन बातों को, मंत्रों को स्पष्ट किया गया है। आया समझ में? तो अब देखो, स्त्रियां भी, विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी, तो इसका उदाहरण है प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, यानी कि गुप्त वंश में, और वाकाटक वंश में इसकी शादी हुई थी। शादी, अगर आपने पिछले अध्याय में देखा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो मेमोरी में लाओ उसको। ये प्रभावती गुप्त का कहाँ पे आया था, ये किस प्रयोजन से उस चैप्टर में दिया था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। भूमिदान, याद आया? भूमिदान मतलब ये, इसने भूमिदान किया था, यानी कि ब्राह्मणों को जो भूमिदान करते थे, ये प्रभावती गुप्त ने किया था। तो इससे ये अंदाजा लगाया था कि या तो ये प्रथम महारानी थी, समझे, कि इससे पहले स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था ऐसा, या स्त्रियों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, प्रभावती गुप्त ने किया, या फिर शासन की बागडोर या संचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये दो रीजन हो सकते हैं। तो प्रभावती गुप्त यानी कि गुप्त वंश में पैदा हुई थी, याद रखना। और शादी किस वंश में हुई थी? वाकाटक वंश में। समझ में आया? महाभारत पढ़ रहे हैं तो महाभारत है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो या क्लियर नहीं हो, तो आप 24 घंटा, मेरे दोस्तों, 24 घंटे में कभी भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। तो अब हम बात कर रहे थे, 2-3 तो पॉइंट और हैं छोटे से। एक तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि संस्कृत ग्रंथों में इसका कुल शब्द। तो कुल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? परिवार के लिए। समझ में आया? यानी कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया है। और जाति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बंधुओं के समूह के लिए, यानी कि जाति शब्द, यानी कि बंधुओं के समूह के लिए जाति। और संस्कृत में ग्रंथों में कुल परिवार के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो दोस्तों, आज की थी ये क्लास। इनमें देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ। संधि और परिवार के एक जैसे, मतलब संख्या, रिश्ता और कार्य, और ये ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि आरंभिक समाज में तो हमें पता होना चाहिए, विशिष्ट लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, जैसे अभिलेख है, साहित्य और धार्मिक ग्रंथ, लेकिन सामान्य जन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। फिर पितृवंशी व्यवस्था का एक परिभाषा भी आपसे पूछ सकते हैं कि जिस वंश या परंपरा में, यानी कि पितृवंशी के लिए कहते हैं जिस वंश या परंपरा में पिता
पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि शासन करते हैं या आदि के हाथ में बागडोर होती है, उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। समझ में आ गया पितृसत्तात्मक का कि पिता, पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र, यानी कि ऐसे क्रम में चलते हैं, उसको पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना आप और अच्छा लगे तो शेयर करना अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, और भी फायदा मिले और को भी। हम चाहते हैं कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जो बिल्कुल फ्री है, पढ़ाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए, तो इसका फायदा उठाएं। ओके, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। धन्यवाद।